Hello everyone, welcome to Abipedia. This is Ankur Pawar. I hope you all are doing well. So in this today's session, we are going to discuss about some important current affairs which is going to helpful for your exam. और ये जो सेशन है इसके अंदर आपके बेसिकली दिसंबर मंथ के करंट अफेयर रहने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि एग्जाम में आपको किसी ना किसी तरह हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो आपका एग्ज़ाम है रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का, इसका कंप्लीट कोर्स जो है वो अभी पीडिया की तरफ से लॉन्च ऑलरेडी कर दिया गया है। जल्दी आपके एग्ज़ाम होने की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस कोर्स को अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइडेड होगा, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो उसका भी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक जो है अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि 783777 783 3651 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 3651 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो भी ले सकते हैं, या फिर कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमने लेक्चर की। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। करंट अफेयर है आपका, वितुल कुमार अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआरपीएफ। ठीक है, तो करंट अफेयर में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि कोई भी करंट अफेयर पढ़ते हैं उसके अंदर चार पांच चीजें या फिर दो तीन चीजें ही हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा जो है वो ध्यान देने वाली चीज नहीं होती है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देंगे तो आपको क्या है नाम, यहाँ पे वितुल कुमार जो नाम है वो याद रखने की जरूरत है, और ये क्या है, न्यू अपॉइंटमेंट है एज द डायरेक्टर ऑफ द सीआरपीएफ। पहले करंट अफेयर पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स has appointed a Vitul Kumar as the acting director general of the Central Reserve Police Force. This decision follows the retirement of the अनीश दयाल सिंह। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन रिटायर हो रहा है, अनीश दयाल सिंह, और उनकी जगह पे जो नई जगह ले रहा है वो कौन है, वितुल कुमार है। ठीक है, ये आपके सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये आपके पंजाब के रहने वाले हैं। सीआरपीएफ की अगर मैं बात करूं या फिर इस अपॉइंटमेंट की बात करूं क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि एक लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया के अंदर। पैरामिलिट्री फोर्स का मतलब होता है इट इज नॉट अ कंप्लीटली मिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका जो यूज है आपका कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सीआरपीएफ की अगर मैं बात करूं तो ये आपको कहां पे देखने को मिल जाता है, इंडिया के मतलब कंट्री के अंदर जो हिस्सा है, हमारी कंट्री जो है उसके अंदर का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं वहां भी अगर बात करें, कहीं पे दंगे हो गए, कहीं पे नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ है कहीं कुछ है, वहां पर सभी जगह पे सीआरपीएफ की जो कंपनीज है वो काम करती है। तो इनका मेजरली काम क्या होता है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं और ये क्या करेंगी, कंट्री के अंदर हमारे देश के अंदर जहां जहां पे कोई भी किसी भी तरह के इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं उनमें ये उनको टैकल करने का काम करती है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की अगर बात करें तो ये इस्टेब्लिश की गई थी 1939 के अंदर। अगर आप देखेंगे तो ये आजादी से पहले की बात है, 1939 में इस्टेब्लिश की गई है। और इसका मेन काम जैसे कि हमने आपको बताया, ड्यूरिंग द इलेक्शंस उसको मैनेज करता है, राइट्स को करता है, इंटरनल सिक्योरिटी की कोई भी सिचुएशन है तो उसको हैंडल करने का काम है। अपॉइंटमेंट न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ जो कि आपके वितुल कुमार है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो ऑलरेडी जो इनकी जिसकी जगह पे आ रहे हैं वो आप भी नाम याद रखेंगे, अनीश दयाल सिंह। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करें पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना ओवरव्यू। ठीक है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, शायद आपने इस योजना के बारे में सुना होगा, और क्योंकि आप पंजाब स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। क्या है ये योजना, जैसे कि आप जानते होंगे दिल्ली के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन टाइम पे हम लोग जानते हैं कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है कई होती हैं, कई तरह के जो स्कीम्स है वो लॉन्च करती हैं। उसी डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने एक स्कीम जो है वो लॉन्च की है जिसको कहा गया है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के अंदर क्या है कि जितने भी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है बट वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ठीक है, तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब उस दिल्ली का जितना एरिया बनता है उस एरिया में जितने भी गुरुद्वारे हैं, जितने भी मंदिर है, वहां पर जितने भी पुजारी होंगे, जितने भी ग्रंथी होंगे, उन सभी को एक मंथली आपका जो लमसम अमाउंट है कितना, 18,000, लगभग 18,000 रुपए जो है वो पर मंथ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 18,000 एज ए सैलरी जो दिया जाएगा।
अब देखिए ऐसा करने वाली आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर ऐसी पहली पार्टी होगी। क्यों? क्योंकि रिलीजियसली अगर देखा जाए तो मंदिरों के अंदर और या फिर गुरुद्वारों के अंदर ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, यहाँ पे जो भी आपके पुजारी या फिर ग्रंथी होते हैं, उनको किसी तरह का कोई मंथली कोई सैलरी जैसा सिस्टम नहीं है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी देखें। बट यहाँ ये जो नई स्कीम जो लॉन्च की गई है, तो एक नया इनिशिएटिव है। इससे होगा क्या? हम ऑलरेडी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो आपके पंजाब में है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है, दिल्ली के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो ये क्या करते हैं, लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बजाय आप जो हिंदू कम्युनिटी या फिर सिख कम्युनिटी है उनमें किसी इंडिविजुअल को, जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, इस तरह से आप कुछ स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करें, बजाय उनके उन्होंने क्या किया कि जो ग्रंथी है और जो पुजारी है उन्हीं को ही मंथली जो पेंशन है, सॉरी सैलरी है, वो लगा दी। अब इससे क्या होगा, वो कम्युनिटी भी खुश होगी, ठीक है, चाहे वो सिख हो चाहे मुस्लिम हो। तो ये एक स्कीम जो है देखने को मिलेगी। आपका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? क्वेश्चन आपका होगा कि पुजारी ग्रंथी सम्मान जो योजना है वो कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। हालांकि ये टोटली डिपेंड करता है कि ये जो स्कीम है इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखेंगे। अगर वो सत्ता में रहते हैं तो बात अलग है, नहीं रहते हैं तो अलग है। बट ये किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, अनाउंस की है, तो आम आदमी पार्टी ने की है। और ये दिल्ली जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वहां पर आपकी इंप्लीमेंट की जाएगी। आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि 18,000 रुपये मंथली जो है वो दिए जाएंगे किनको? पुजारियों को और ग्रंथियों को, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट करंट अफेयर जो आपने पढ़ा। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसको वेव्स के नाम से जाना गया, 2025 के अंदर। अब ये है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंडिया इज टू सेट होस्ट द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। यही आपका वेव्स के फुल फॉर्म है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स इन 2025, मार्किंग अ माइलस्टोन फॉर द नेशनल एंड प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट्स क्रिएटिव टैलेंट्स। देखिए इसके अंदर है क्या ना, हमने जैसे कि आप जानते होंगे कि जो बॉलीवुड है इंडिया का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि एंटरटेनमेंट के ऊपर काम करती है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ट्रेंड्स क्या है बॉलीवुड के, कि बॉलीवुड के अंदर मेजरली अगर देखा जाए तो कुछ नया जो है क्रिएटिव देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। ओल्ड जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी कहानियां हैं, पुरानी स्टोरीज है, उन्हीं को दोबारा दोबारा बनाया जा रहा है, या फिर साउथ से उठा लें, या फिर इस तरह से बॉलीवुड के अंदर देखने को मिल रहा है। बाकी बहुत ही कम जो है क्रिएटिविटी वहां पर नजर आ रही है, ठीक है। अब ये जो वेव्स है ना, ये कोई इंडिया का, सिर्फ इंडिया के से ही रिलेटेड ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, या फिर इंडिया से ही रिलेटेड आपका ये कोई इवेंट नहीं है। ये आपकी वर्ल्ड की है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे, जो क्रिएटर्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे और इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। आइडिया क्या है इसका, कि क्या करना है इससे? तो ये जो समिट है ये क्या करेगी, एम्स टू ब्रिंग द इंडस्ट्री लीडर्स एंड क्रिएटर्स। It will serve a global stage for the discussing trends, challenges, opportunities and the audio visual sectors. तो ऑडियो विजुअल सेक्टर के अंदर जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और जो नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, चाहे वो कम उम्र के हैं चाहे ज़्यादा उम्र के हैं, मतलब उन सभी को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और वहाँ पे वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या है, नॉलेज जो है उसका स्फीयर बढ़ता है और लोगों के बीच में आपस में जो है वो चीज़ें जो है इंटरेक्शन हो पाती है, तब वो टेक्नोलॉजीज भी शेयर हो पाती हैं। आपको यहाँ पे याद रखने की क्या जरूरत है, पहले तो आप जो ये वेव्स हैं, ये इसका फुल फॉर्म में आप याद रखेंगे, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। कहाँ पर हो रही है? 2025 वाली समिट आपकी इंडिया होस्ट करने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और किस चीज़ से संबंधित है, तो ये आपका, अगर आपको फुल फॉर्म याद रहेगी तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये ऑडियो एंड विजुअल जो चीज़ें हैं उनसे, फिल्म्स जो हैं उनसे, क्रिएटर्स जो हैं उनसे संबंधित है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम से रिसेंटली आपका न्यूज के अंदर रहा था, उसी के ऊपर आपका ये करंट अफेयर देखने को मिलता है। क्या है केसलर सिंड्रोम? क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि आपका जो द टर्म केसलर सिंड्रोम हैज बीन सीन इन द न्यूज रिसेंटली, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो किस चीज से रिलेटेड है वो हम आज जानेंगे, ठीक है। देखिए केसलर सिंड्रोम क्या है, स्पेस के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्पेस एक्सप्लोरेशन की, मतलब स्पेस के अंदर एडवांस करने की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट भेजने की एक जो रेस है वो डिफरेंट नेशंस के अंदर चली हुई है, ठीक है। इसरो की बात करें, नासा की बात करें, रॉसकॉम की बात करें, अलग अलग जितनी भी आपकी, या फिर यूरोपियन यूनियंस की बात करें, जितनी भी अलग अलग कंट्रीज हैं वो सब क्या है, स्पेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सैटेलाइट जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहता है,
ताकि कम्युनिकेशन अच्छा हो, डिफेंस अच्छा हो, या फिर अदर चीज़ें जो हैं वो अच्छी कर पाएँ, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। अब इससे होता क्या है ना, इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि जितनी भी सैटेलाइट्स आपकी स्पेस के अंदर हैं, दे आर नॉट मेड कि वो पूरी ज़िंदगी वर्क करें, ठीक है? उनका टाइम पीरियड है, कोई 50 साल काम कर रही है, कोई 20 साल कर रही है, कोई 30 कर रही है। उसके बाद वो जो है वह या तो खराब हो सकती हैं या फिर वो काम करना बंद कर सकते हैं। उनकी लाइफ जो है वो इतनी ही देखने को मिलेगी, मतलब अलग-अलग है, बट मैंने आपको एक आइडिया दिया। तो जब कोई सैटेलाइट खराब हो जाएगी तो उसकी लाइफ जब खत्म हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, तो उसे वापस लेके नहीं आया जाता। वो ऑटोमेटिकली जो अर्थ है उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसके चारों तरफ घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। अब इसमें क्या है ना कि अगर ये जो सैटेलाइट्स हैं, जब से हमने ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया है 1950s की अगर मैं बात करूं, तब से लेके आज तक ऐसी आपकी थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स या फिर उन सैटेलाइट्स के डेब्रिज डेब्रिज यहाँ पर कहाँ से आ गए, मान लीजिए दो सैटेलाइट आपस में जो है मूव कर रही हैं, ठीक है? अब उन वो दोनों सैटेलाइट अब इतनी सारी हैं तो आपस में टकरा भी सकती हैं। जब वो टकराएंगी तो उनके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो टूटेंगे, और एक दो सैटेलाइट्स के टकराने से उनके थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स जो हैं वो टूट के अलग हो सकते हैं, ठीक है? तो वो जो पार्ट्स है ना उन्हीं को डेब्रिज कहते हैं, और वही आपका स्पेस डेब्रिज है। अब ये कैसलर सिंड्रोम यहाँ पर कहाँ से आ गया है इस पूरी बात के अंदर? ये कैसलर सिंड्रोम क्या कहता है? ये कैसलर सिंड्रोम ऑलरेडी कई साइंटिस्ट ने कई बार इसके बारे में बात की है। जैसे आप देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है बाहर, ठीक है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स थे जो वहाँ पर जितने टाइम पीरियड के लिए वो रहने थे, उससे ज़्यादा समय के लिए उनको वहाँ पे रहना पड़ रहा है। एंड द रीज़न इज़ कि क्योंकि वो जो फ्लाइट उनकी जानी थी जिसमें वो वापस आने थे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, ठीक है? खैर पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसके अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। इसके अलावा बहुत सारी सैटेलाइट्स आपस में घूमती रहती हैं। कैसलर सिंड्रोम ये कहता है कि जब दो सैटेलाइट्स आपस में टकराएंगी तो उसके थाउजेंड ऑफ पार्ट्स रिलीज होंगे, ठीक है? अब उसके थाउजेंड ऑफ पार्ट्स रिलीज होंगे, अगेन वो थाउजेंड ऑफ पार्ट्स एक दूसरे से टकराएंगे, तो उसके बाद अलग अलग पार्ट्स में और टूटेंगे, और उसके बाद फिर टकराएंगे, उसके बाद फिर टूटेंगे। ये कहता है कैसलर सिंड्रोम कि अगर इसी तरह से जो पार्ट्स है टूटते रहे तो वो क्या होगा, डिफंक्शन सैटेलाइट छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगी, रॉकेट स्टेजेस फ्रेगमेंट्स जो होंगे ये आपस में टूट टूट के बहुत सारे पीसेस जो है वो बनाएंगे, और इन पीसेस की वजह से पूरी अर्थ के चारों तरफ इस तरह का जो स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिलेगा। छोटे 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 बहुत सारे डेब्रिस जो है वो हो जाएंगे, और इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आने वाले वक्त में जो हमारी सैटेलाइट्स होंगे जो हम अभी बाहर भेज रहे हैं लेकिन अभी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं, ऑल्दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे सैटेलाइट्स जो हैं वो किसी डेब्रिस से टकराई है, फिर वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया या फिर उनका फंक्शन कम हो गया। तो अगर ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चलता रहा तो उसकी वजह से आने वाले टाइम में हम जो है बाहर सैटेलाइट भेज पाने में इनकैपेबल हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हम सैटेलाइट भेजेंगे उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि वो किसी और डेब्रिस से टकराकर वो टूट जाए या फिर काम करना बंद कर दे, खत्म हो जाए। तो उसी को आपका कैसलर सिंड्रोम के नाम जो है नाम दिया गया, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर बात करें, ये है आपका कोनेरू हम्पी विंस 2024 FIDE वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। कोनेरू हम्पी जो है ये इंडिया भारत की रहने वाली हैं। इन्होंने रिसेंटली सेकंड टाइम दूसरी बार आपका क्या किया है, टाइटल जीता है आपका। पिछली बार भी ये रही थी रैपिड चैंपियनशिप के अंदर वर्ल्ड चैंपियन रही थी, ठीक है? तो इनके बारे में अगर बात करें, चेस के बारे में आप जानते होंगे, हमारे अभी हम्पी के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे गुकेश इंडिया के ही रहने वाले हैं। उन्होंने भी रिसेंटली आपकी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो जीती है। चेस के अंदर क्या है ना, अब हम कहेंगे कि दो दो प्लेयर्स हो गए आपके, गुकेश भी हैं, ये भी है। इसके अंदर होता क्या है ना, चेस के अंदर बहुत सारी कैरेक्टर मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका ब्लिट्स हो गया, रैपिड हो गया, एक आपका नॉर्मल चेस होती है जिसको जो ट्रेडिशनल वे में होती है, जिसमें अंदर टाइम की लिमिट नहीं होती, आपको 90 डेज देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग जो आपके टाइटल्स हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया रैपिड हो गया, ब्लिट्स हो गया, एक नॉर्मल चैंपियनशिप होगी चेस की, ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो जो गुकेश थे उनका जो था वो अलग था। ये आपकी जो हम्पी जीते हैं, कोनेरू हम्पी, ये आपकी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप के अंदर जीती हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियन की अगर मैं बात करूं, जैसे ये आपकी वुमेन्स की कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, और जैसे मैग्नस कार्लसन है वो आपके नॉर्वे के रहने वाले हैं, वो आपके वर्ल्ड चैंपियन बने हैं चेस के अंदर, ठीक है? गुकेश की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने
जो अभी आपके थोड़े टाइम पहले आपने न्यूज़ के अंदर देखे होंगे, उनको खेल रत्न अवार्ड भी जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। खेल रत्न अवार्ड ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो देती है, तो उनको ये खेल रत्न अवार्ड भी जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर आपको याद रखने की जरूरत है। आपको नाम याद रखना है और इनका टाइटल याद रखना है कि रैपिड के अंदर इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है, और ऐसा करने वाली ये सेकंड महिला है पूरे वर्ल्ड में जो आपकी लगातार 2 बार ये टाइटल जीत चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, ये है आपका एक्सरसाइज सूर्य किरण 2024। A contingent of 334 Indian Army personnel has departed for Nepal to participate in the 18th Battalion Joint Military Exercise। सूर्य किरण की अगर मैं बात करूं, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में जॉइंटली कंडक्ट की करवाई जाती है। ये इस बार की अगर बात करें तो इस बार की जो एक्सरसाइज है वो आपकी कहाँ हुई है, सलझांदी, ये आपका नेपाल के अंदर है। और ये कब हुई आपकी, दिसंबर 31 2024 के अंदर ये आपकी शुरू हुई है। ठीक है, अगर बात करें सूर्य किरण एक्सरसाइज के बारे में, तो इसके अंदर हमारे इंडिया की तरफ से जो गोरखा बटालियन है, 11th गोरखा राइफल्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और नेपाल की तरफ से नेपाल आर्मी के श्रीजंग बटालियन जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो ये एक्सरसाइज है इनका मेन रीज़न क्या होता है। रीज़न ये है कि मिलिट्री या फिर जो भी बटालियन इसमें पार्टिसिपेट करती हैं दोनों कंट्रीज़ की, उनकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है कि वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर किसी भी केस में उन दोनों कंट्रीज़ को ज्वाइंटली कोई एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो वो चीज़ चेक की जाती है। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए भी ये जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाई जाती है। मान लीजिए नेपाल के अंदर किसी तरह का कोई नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाती है, तो उस केस में इंडिया की जो ये बटालियन होगी गोरखा बटालियन, वो नेपाल की आर्मी के साथ या फिर नेपाल की जो बटालियन है उनके साथ जॉइंटली काम करेगी उस नेचुरल क्लाइमेटी से लड़ने के लिए। तो दोनों के बीच में समन्वय जो है या फिर कोलैबोरेशन जो है वो करवाने की कोशिश की जाती है। तो यही मेन जो आइडिया होता है इसका सूर्य, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। अभी ध्यान देंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी मिलिट्री की भी है, नेवल भी है, एयरफोर्स भी है, बट ये जो हम बात कर रहे हैं आपकी सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच में है और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, रिसेंटली आपकी स्लाइनेक्स SLINEX स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भी आपकी कंडक्ट करवाई गई 2024 वाली, जो कि ये स्लाइनेक्स एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये ध्यान जरूर देंगे कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है। ठीक है, तो ये आपके से सवाल जो है डेफिनेटली पूछ जाने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024। ये काफ़ी यूनिक इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने लिया है, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अब ये ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने तो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, बट भारत सरकार को भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या है ये बिल? ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, वहां उन्होंने रिसेंटली एक बिल पास किया है जो कि बात करता है ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल, जिसके अंदर क्या कहा गया कि जितने भी बच्चे हैं जो कि अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, मतलब 16 साल या 16 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, या फिर उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ठीक है, आपने अभी देखा होगा कि आजकल जो 16 साल तो बहुत दूर की बात है, 10 साल 11 साल 12 साल के जो बच्चे हैं छोटे, वो सोशल मीडिया को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू द मोबाइल्स ऑफ देयर पेरेंट्स। तो अब वो सोशल मीडिया पे जो देखते हैं उसी तरह से उनका जो, क्योंकि वो द एज होती है वो डेवलपमेंट की होती है, तो उसी तरह से उनकी जो साइकोलॉजी है वो डेवलप होती है, माइंड सेट डेवलप होता है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है इन द अर्ली एज ऑफ दिस चिल्ड्रंस। तो इस चीज़ को एड्रेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनके लिए हम सोशल मीडिया का जो सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और उसके लिए उन बच्चों को ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये यूज़ करना अलाउ नहीं होगा। ये एक ऑनलाइन सेफ्टी के तौर पर चीज़ जो है वो पास की गई है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप याद रखेंगे, आपको क्या याद रखना है यहाँ पे
कि ये जो ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल, सोशल मीडिया मिनिमम एज जो है बिल, ये कौन सी गवर्नमेंट ने पास किया, कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट ने, तो ऑस्ट्रेलिया ने पास किया। उसका नेक्स्ट है आपका पंजाब अचीव 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई। ये क्या है? पंजाब हैज रिसेंटली अचीव द माइलस्टोन बाय प्रोवाइडिंग 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल द रूरल हाउसहोल्ड फॉल्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हर घर जल योजना। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत की गई थी हर घर जल योजना, जिसके अंदर कहा गया था कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में जितने भी घर हैं, उन सभी घरों के अंदर नलके के थ्रू, मतलब पाइप्ड वाटर, पाइपें बिछाई जाएंगी और उसके थ्रू पानी प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर लोगों को वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। अब स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का कहना यह है कि उन्होंने इस स्कीम को, इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए, इसको दिमाग में रखते हुए पंजाब के सारे 100% घर, हाउस होल्ड जो है, उन सभी को वाटर के थ्रू सप्लाई जो है प्रोवाइड करने का जो ये माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया है। द पंजाब इज करंटली इंप्लीमेंटिंग 15 मेजर कैनाल्स वाटर प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट्स हैव अ टोटल एस्टिमेटेड ऑफ द, इतने की आपकी कॉस्ट है, जिसके अंदर आपके जो 15 मेजर कैनाल प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग नदियों को अलग अलग जगहों से कनेक्ट किया जाएगा और इस इंटरलिंकिंग की वजह से जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो पूरे स्टेट में अलग अलग जगह प्रोवाइड की जा पाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब के अंदर ही पंजाब को ओपन डिफेक्शन फ्री भी डिक्लेयर किया गया है। ओपन डिफेक्शन फ्री मतलब कि खुले में जो शौच किया जाता है वो पंजाब गवर्नमेंट का कहना ये है, और पंजाब के अंदर ये सरकार ने अचीव किया है कि पूरे जो जितने भी मतलब पंजाब के अंदर घर है सभी के अंदर पक्के जो टॉयलेट्स हैं वो बना दिए गए हैं। तो उसको कहेंगे कि 100% ओपन डिफेक्शन फ्री जो है पंजाब स्टेट जो है वो हो चुका है। तो ये दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि 100% वाइप वाटर जो है, पाइप के थ्रू वाटर जो है वो पहुंचाया जा चुका है पंजाब के हर हाउस होल्ड के अंदर। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आज के सेशन में हमने देखे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप अभिपीडिया का जो कोर्सेज हैं उसको अवेल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अभिपीडिया की जो वेबसाइट है जो कि abipedia.abhimanyu.com, वहाँ पर गूगल पे टाइप करेंगे, वहाँ पर आपको जो पेज है ओपन होता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर आपके यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स वाला जो आपका सेक्शन है, वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट अलाइड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपके कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम से संबंधित है वो कोर्स नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी नजर आ जाएगा। इसके अलावा वीडियो कोर्सेज अगर आप चाहें सेपरेटली तो वो बाय कर सकते हैं, टेस्ट कोर्सेज बाय कर सकते हैं, या फिर अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं। माइक्रो कोर्सेज अगर आप बाय करना चाहते हैं तो माइक्रो कोर्सेज के अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, मेथड ऑफ पोस्टिंग, डाटा टेबल, प्रॉब्लम एजेस, ये सारे आप डिफरेंटली बाय कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर अवेलेबल होंगे। इंडिपेंडेंटली जो भी आपको लगे कि ये चीज़ जो है आपकी एग्जाम में आपकी वीक है तो वो चीज़ आप इंडिपेंडेंटली बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो की अपडेट आए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे आप लोगों के साथ कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।